Hi, this is Komal Chaudhary and I welcome to all at the YouTube channel GS 365. Today we will discuss practice set number 5 which is related to the RRB segment. So without any delay हम स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ अपना प्रैक्टिस सेट जो रहने वाला है प्रैक्टिस सेट नंबर 5 और ये हमारी विजय पथ सीरीज हमने लॉन्च की थी उसी के अकॉर्डिंग हम आपके साथ साझा करते हैं आरआरबी से रिलेटेड जो प्रैक्टिस सेट हैं PYQs हैं उनसे बना हुआ GS का सेगमेंट। ठीक है, साथ ही साथ हम कवर करते हैं स्टैटिक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्योंकि जो एसएससी हैं आरआरबी में नंबर ऑफ द क्वेश्चन रिपीट हमें देखने को मिलते हैं। इसी पर्पज के साथ इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लाए हैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम होते हैं, कौन कौन से वो टॉपिक हैं जहाँ से नंबर ऑफ द क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं एग्जाम में। इसी पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए हमने स्टार्ट की थी ये सीरीज़ और इस सीरीज़ का जब आप एग्जाम देंगे आपको बहुत फ़ायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, द हेग, न्यूयॉर्क एंड जेनेवा। करेक्ट आंसर क्या है बताइए, कौन सा राइट हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है? तो राइट ऑप्शन हमारा है द हेग। तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुख्यालय कहाँ पे है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ। ICJ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? द हेग में। कहाँ होगा बेटा? द हेग। सिंपल, क्लियर पॉइंट है यहाँ तक, राइट। जब हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जब हम बात कर रहे हैं तो यह संयुक्त राष्ट्र का एक न्यायिक निकाय है, यानी कि न्याय करने वाली एक एजेंसी है संयुक्त राष्ट्र की। इसके 193 सदस्य हैं। कितने बेटा? 193 सदस्य हैं इसके मेंबर। अगर हम बात करें इसकी लैंग्वेज की, कौन सी लैंग्वेज में यह डील करता है, कौन सी लैंग्वेज में यह डील करता है? तो लैंग्वेज है इंग्लिश प्लस फ्रेंच। दो लैंग्वेज में डील करता है, तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है अंग्रेजी एंड फ्रेंच, राइट। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है कि यहाँ पे पेरिस किसका हेडक्वार्टर है, फिर जेनेवा किसका हेडक्वार्टर है, न्यूयॉर्क किसका हेडक्वार्टर है? तो बेटा जेनेवा जो हेडक्वार्टर है वो WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा में है जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक है, वहीं हम बात करें कि जो न्यूयॉर्क में UN का हेडक्वार्टर है, UN का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। इसी तरीके से जब हम बात कर रहे हैं तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है बेटा? पेरिस में है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, आगे भी रिपीट हो सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यायालय की, तो हमारे पास दो प्रकार के न्यायालय हम देखते हैं। फर्स्ट एक होता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, तो यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। वहीं जो हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की, तो वह एक सरकारी संगठन है, अंतर सरकारी संगठन है। सरकारों ने मिलकर, इन देशों ने मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय स्थापित किया हुआ है। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसको स्थापित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, तो दो चीजें हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, तो इसे 1946 में स्थापित किया गया था। इसे 1946 में स्थापित किया गया था। और वहीं जब हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय को, तो बेटा इसे 2002 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 2002 में इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, जो IC है हमारा इंटरनेशनल कोर्ट है, यह व्यक्तियों पर लागू नहीं होता है। तो पर्सनल व्यक्ति पर लागू नहीं होता है ये। ठीक है, जबकि हम ये बात करें तो ICC पर्सनल व्यक्ति पर भी लागू होता है। मतलब यह इसके अगेंस्ट भी काम कर सकता है, एक पर्सनल व्यक्ति के अगेंस्ट भी काम कर सकता है, एक व्यक्ति के लिए भी इसे लागू किया जा सकता है। युद्ध से रिलेटेड अपराध है कोई, उसके लिए यहाँ पे सजा दी जा सकती है। ठीक है, जैसे कि हमने बात की कि जो इंटरनेशनल कोर्ट है यह UN की एजेंसी है, UN की एक एजेंसी है। तो यह कहीं ना कहीं जो गाइड होगा, कहाँ से गाइड होगा? यह UN चार्टर के अकॉर्डिंग गाइड होता है। ठीक है, और UN चार्टर में जो पुष्टि की गई है, बताया गया है, वह बताया गया है कि UN राष्ट्र जो हमें है, UN के जो राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के जो सदस्य हैं, चार्टर के अकॉर्डिंग जो उसके सदस्य हैं, उनकी यहाँ पे उनके लिए है यह एलिजिबल है। ठीक है, राइट। लेकिन यहाँ पे जो ICC है उसके लिए क्या है?
क्या क्राइटेरिया है, किन पर ये लागू होता है? जो इसके सदस्य हैं, जो रोम के संविधि का हिस्सा है, ठीक है, वो उन पर यह लागू होता है। यह यूएन के जो मेंबर्स हैं उन पर लागू होता है, ठीक है, राइट। यानी कि जो आईसी के मेंबर्स हैं उन पर ये लागू होगा, और यह आईसीसी वो होगा जिन पर जो इसके मेंबर्स होंगे वो इस पर लागू होगा, ठीक है। क्लियर पॉइंट। यह यूएन की एक एजेंसी, हमने बात की, यह यूएन की एक एजेंसी है। तो बेटा यूएन के सदस्य होंगे, यूएन के जो सदस्य होंगे सभी पर लागू होगा इसके रूल, ठीक है, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे केवल जो इसके क्या होंगे, हस्ताक्षरकर्ता होंगे, केवल जो देश इसके हस्ताक्षरकर्ता होंगे, ठीक है साहब, राइट। मैंने आपको बताया कि ये स्पेशल नहीं अलग है, देशों ने मिलकर इसको बना रखा है, और ये यूएन का है, ठीक है, क्लियर। तो ये जो यूएन का है, यूएन का मुख्य जो कार्य था वह था संप्रभुत्व रक्षा करना, सीमा विवाद को कम करना, समुद्र विवाद को खत्म करना, व्यापार को बढ़ावा देना, है ना, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना, मानव अधिकारों की रक्षा करना, इन सब चीजों से रिलेटेड था यूएन का काम। तो बेटा इन सब चीजों का जब वायलेशन होगा तो कहाँ जाएंगे आप जाएंगे यूएन कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट जाएंगे आप, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं इसकी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, तो यहाँ पे क्या बात होती है, नरसंहार हो गया, मानवता के विरुद्ध कोई काम हो रहा है, उसके खिलाफ कोई युद्ध है, अपराध है ना, तो इस सब चीजों के लिए आप यहाँ जा सकते हैं। लेकिन किसके लिए, सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो इसके सिग्नेटरी हैं। डिफरेंस आई होप दोनों को पता चल गया होगा, क्लियर। तो क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है बेटा, आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, द हेग। तो हम बात कर रहे हैं, ये इसकी बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है, आपराधिक न्यायालय की बात नहीं हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय नाम लिखता हूँ, क्लियर डिफरेंस पता चल जाए, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, और यह है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। क्लियर पॉइंट है, डन यहां तक, चले आगे जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा, वाई आई एम ए हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर, मोहन भागवत, सीएम आदित्यनाथ योगी, रामनाथ कोविंद। राइट आंसर हमारा क्या है बेटा, हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या है, राइट आंसर हमारा है शशि थरूर जी। क्या है, यह बुक किसकी है, यह बुक है शशि थरूर द्वारा लिखित, यह एक पुस्तक है। मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारे क्वेश्चन में जो बुक शशि थरूर जी जो बुक लिखते हैं ना वो अक्सर एग्जाम में आती है ना, रेलवे के अक्सर एग्जाम में शशि थरूर जी द्वारा लिखी गई बुक्स आती हैं। तो जब भी कोई नई बुक्स अगर शशि थरूर जी लिखते हैं आगे, आप याद रखेंगे कि वो बुक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी बुक है, लगातार अभी हमने 5 प्रैक्टिस सेट हम कर रहे हैं और 2-3 बार क्वेश्चन ये आ चुका है ना, सेम अलग अलग बुक के नाम से अलग अलग आ चुकी है। तो हम ये बात ध्यान रखेंगे कि शशि थरूर जी द्वारा लिखी गई पुस्तकें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहती हैं, ठीक है। तो इस पुस्तक के बारे में हिंदू धर्म जो है उसके हिंदुत्व की विचारधारा से कैसे अलग है, इन सब चीज़ों को लिखी गई है किताब, इन सब चीज़ों से रिलेटेड यह बुक है, ठीक है। इनकी और बुक है एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये आप याद रखेंगे, एन एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, लिख देता हूं, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, यह इनकी बुक है, यह भी बुक है, ये बुक है ऑलरेडी, और यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है, एन एरा, दोबारा से लिखता हूँ साफ, थोड़ा सही नहीं दिख रहा, एन एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, यह इनकी बुक है, किसकी है, ये भी शशि थरूर जी की बुक है। आप बस याद रखेंगे, मैं फिर से बता रहा हूँ, शशि थरूर जी से रिलेटेड जो बुक्स हैं वो एग्जाम में अक्सर आई हैं, बहुत सारी, जब आप प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन हमारे आते हैं, कौन कौन से चीज़ें हैं जहाँ से रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर पॉइंट, चले आगे, यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, भारत में यारलुंग तांगस्पो नदी का दूसरा नाम क्या है?
बताइए साहब क्या नाम है? दूसरा नाम गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, महानदी। राइट आंसर क्या है बेटा? राइट आंसर हमारा है ब्रह्मपुत्र। आप सभी को पता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को जब उद्गम होता है पार हिमालय में, जब चाइना में चलती है वो तिब्बत वाले एरिया में, तो क्या होता है उसको हम बोलते हैं यालुंग तांग्सपो के नाम से हम उसे जानते हैं। ब्रह्मपुत्र की उत्पत्ति को लेकर आप बताइए कि ब्रह्मपुत्र की उत्पत्ति कहाँ से होती है? उत्पत्ति एवं उद्गम। बताइए उत्पत्ति एवं उद्गम कहाँ से होता है ब्रह्मपुत्र नदी का? तो बेटा तिब्बत के जो कैलाश पर्वत है और मानसरोवर झील के पास एक झील है तुमलुंग त्सो झील। क्या बेटा? तुमलुंग तुमलुंग त्सो झील। यह कहाँ पड़ती है? यह पड़ेगी मानसरोवर झील के पास। मानसरोवर झील के पास पड़ती है ये। यहाँ से इसका उद्गम होता है। ठीक है, निकलती हुई नदी जब ये तिब्बत में निकलती है तो इसे यारलुंग तांग्सपो नदी के नाम से हम जानते हैं। भारत में ये है सियांग और फिर ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो फिर ये भारत में उद्गम, भारत में इसका क्या होता है, आता है तो सियांग, और फिर आगे बढ़ती हुई क्या बनती है? ब्रह्मपुत्र बन जाती है। ठीक है, तो आप सारे नाम इसके याद रखेंगे क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी इंपॉर्टेंट है। जिनको बहुत डिटेल में ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा रिवर, यानी ओवरऑल पूरा रिवर सिस्टम पढ़ना है तो आप चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 9, वहाँ पे बहुत ही डिटेल में हमने चीज़ें कवर कर रखी है। ठीक है, बहुत ही अच्छे मैपिंग और एनिमेशन के द्वारा आपके लिए वीडियो बनाई गई थी। ब्रह्मपुत्र के बाद ये नदी बेटा जमुना कहलाती है। बांग्लादेश में जब आएंगे तो बांग्लादेश में जाएगी नदी, बांग्लादेश जाएगी और बांग्लादेश में बोलते हैं जमुना। क्या बोलेंगे बेटा? जमुना। तो बांग्लादेश में इस नदी को बोलेंगे जमुना। ठीक है सब क्लियर? अब थोड़ा सा इस नदी के बारे में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं। तो यह नदी विश्व की सबसे ऊंचाई पर बहने वाली प्रमुख नदी है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई नदी पर बहती है और यह तिब्बत में एक ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है। यह तिब्बत में ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है। तिब्बत में ग्रैंड कैनियन का निर्माण। कैनियन एक प्रकार की कैनियन आकृति होती है जो नदी जब चलती है तो नदी क्या करती है? इरोजन करती है, कटाव करती रहती है और वह एक पैदल गहरी घाटी का निर्माण करती है जो आई टाइप की होती है, वी टाइप की होती है, अलग अलग प्रकार की आकृति होती है, उन्हें कैनियन बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार की एक पतली और गहरी आकृति का निर्माण करती है जो दुनिया की सबसे गहरी और तंग घाटी के रूप में जिसे हम जानते हैं। फिर नदी आगे बढ़ती है और अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पर्वत को यूटर्न लेती है, बहुत ही तीव्र मोड़ ये लेती है नामचा बरवा पर्वत के पास। ठीक है, तो मैं फिर से कह रहा हूँ आप जाके वो देखिए, वहाँ पे आपको मैंने पर्वत वगैरह सब कुछ दिखाया, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है जहाँ आप समझ सकते हैं। ठीक है, क्लियर? न्यूज़ में एक चीज़ समझिए कि चीन का एक डैम प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है मेडोंग काउंटी में। इस नदी पर एक प्रोजेक्ट है चीन का जो विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक डैम है। तो विश्व का सबसे ऊंचा इस नदी पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम भी बन रहा है जो दुनिया का सबसे ऊंचा डैम है। ठीक है, चीन में बन रहा है, चीन ने तिब्बत के मेडोंग काउंटी में बना रहे हैं। ठीक है, तो लिख देता हूं यहाँ पे कि इस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ? तिब्बत में बन रहा है बाई चाइना। डन? क्लियर पॉइंट यहाँ तक? ठीक है साहब, ये तो हो गया हमारा पूरा ओवरऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द किसके? ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन हमारे और गंगा सिंधु और महानदी के बारे में हम जिक्र कर लेते हैं। हालांकि मैं फिर से कहूँगा वापस से सेम चीज़ कि आप जाकर तीनों ही बेसिस को बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं, जहाँ हमने एक एक वर्ड की डेफिनेशन और मैपिंग के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की हर चीज़ बहुत डिटेल में।
ठीक है। तो एक सिंगल चैप्टर है, एक सिंगल वीडियो है जो 1 से 1 घंटे के लगभग है, वहाँ पे आप पूरी चीज़ें कवर कर सकते हो, सभी बेस, गंगा नदी से रिलेटेड, सिंधु नदी से रिलेटेड, ब्रह्मपुत्र से रिलेटेड, महानदी मतलब प्रायद्वीप नदियाँ, यानी पूरा रिवर सिस्टम भारत का वहाँ पे समझाया गया। ठीक है, बात करेंगे अब हम गंगा नदी को लेकर। तो गंगा नदी का उद्गम होता है गंगोत्री ग्लेशियर से, जहाँ से भागीरथी नदी निकलती है। आगे जाके अलकनंदा और भागीरथी जो है वह एक संगम है देवप्रयाग, ठीक है, जहाँ देवप्रयाग से मिलती है, जब इसका नाम पड़ता है गंगा, राइट। यह नदी भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2526 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, कहीं आपको 2525 में मिलेगी, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो 1-2 किलोमीटर ऊपर नीचे हो जाता है, राइट। क्लियर पॉइंट आता है। सहायक नदियों के बारे में बात करें तो यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। गंगा नदी के किनारे पर बसने वाले शहरों के नाम सबसे इंपॉर्टेंट प्रयागराज, वाराणसी, पटना, कोलकाता, ये वो शहर हैं जो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए, किसी की वजह से यह न्यूज़ में रहते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ धार्मिक रूप से गंगा का बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व है, इसे हम मोक्षदायिनी के नाम से भी जानते हैं। गंगाजल को पवित्र गंगाजल को पवित्र माना जाता है, और आप सभी को पता है कि धार्मिक अनुष्ठानों में भी इसका हम प्रयोग करते हैं। क्लियर पॉइंट। दूसरा, सब कुछ इतना अच्छा है तो कुछ चुनौतियां भी हैं जो पर्यावरण रूप से हम देख सकते हैं, जिसके लिए भारत सरकार ने नमामि गंगे मिशन शुरू किया, जिसका उद्देश्य है गंगा की सफाई करना, उसका संरक्षण करना। ये सब चीज़ें गंगा नदी से रिलेटेड यहाँ पे की गई हैं, ताकि उसे फिर से पुनर्जीवित किया जा सके। और जो हमने बात की नमामि गंगे मिशन, ये जून 2014 में लॉन्च किया गया था। सो दिस इज द ओवरऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द गंगा रिवर। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इस नदी पर भी कोई प्रोजेक्ट है। टिहरी बांध एक प्रोजेक्ट है, भीमगोड़ा बांध एक प्रोजेक्ट है, फरक्का बांध भी इस नदी पर बनने वाले प्रोजेक्ट हैं। तो ये 3 यहाँ पे मेन जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं वो हमने आपके साथ शेयर किए। आई होप कि आपको गंगा के बारे में एक सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर एग्जाम मिल गई होगी, ठीक, राइट। देखिए नेक्स्ट हमारा है सिंधु नदी। सिंधु नदी के बारे में जानते हैं कि ये भारत और पाकिस्तान की सबसे प्राचीन और जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उनमें से एक है। इसका अपने आप में ही ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व है। अगर मैं बात करूँ कि सिंधु नदी कहाँ से उद्गम होता है सिंधु नदी का, तो यह तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास है ना, एक बोखरचू ग्लेशियर है। क्या बेटा? बोखरचू ग्लेशियर। क्या नाम है इसका? बोखरचू ग्लेशियर, लिख सकते हैं, बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। तो इसका उद्गम होता है बोखरचू ग्लेशियर से, ठीक है। इसे जब हम बात करते हैं स्थान रूप से सिंगी खम्बन या शेर का मुख भी कहा जाता है। बोखरचू क्या बोलते हैं? शेर का मुख भी बोलते हैं, या फिर सिंगी खम्बन भी बोलते हैं। तिब्बत से निकल कर यह लद्दाख में प्रवेश करती है, यानी कि तिब्बत से निकलती है, फिर वापस से लद्दाख में आएगी, फिर फतेह गिलगित से होकर के पाकिस्तान में यह प्रवेश करती है, और जाकर दक्षिण में कराची के दक्षिण में अरब सागर में यह गिर जाती है। सिंपल, ठीक है साहब, क्लियर। अगर हम बात करें सिंधु नदी के लेकर, सिंधु नदी 2880 किलोमीटर की ओवरऑल लेंथ है, जो वह तय करती है बारचू ग्लेशियर से, जो बोखरचू ग्लेशियर से अरेबियन सागर तक, ठीक है। भारत स्पेसिफिक में बात करूँ, भारत की इन्फॉर्मेशन, भारत में प्रवाह कितना करता है, भारत का पूरा कितना जो लेंथ है वो है, तो भारत में 1114 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, जो भारत में तय करती है, ठीक है। इसकी प्रमुख जो सहायक नदियां हैं आप सभी को पता है, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, पंच नदियां हैं, जिनसे मिलकर पंजाब बनता है, ठीक है। तो यह प्रमुख इसकी सहायक नदियां हैं। इसका ऐतिहासिक महत्व आप समझ सकते हैं कि सिंधु घाटी के पास ही सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था, तो इसका अपने आप में ही ऐतिहासिक महत्व है इस चीज़ को लेकर। सिंधु नदी अभी न्यूज़ में इसलिए भी बनी हुई है कि जो पहलगाम अटैक के बाद 1960 का जो सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच जो वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता के साथ हुआ था, उसको भी सस्पेंड कर दिया गया है, ठीक है। तो इन चीज़ों के कारण यह न्यूज़ में बनी हुई है। लास्ट हमारा है महानदी। महानदी की अगर बात करें तो महानदी पूर्व मध्य भारत की एक प्रमुख नदी है, पूर्व की और मध्य भारत की, जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य से होकर बहती है। इसका उद्गम स्थल की अगर हम बात करें तो यह है धमतरी जिले का एक सिहावा पर्वत है। धमतरी छत्तीसगढ़ में पड़ता है बेटा, छत्तीसगढ़ जिले में एक प्लेस है, धमतरी जिला है, जहाँ पर सिहावा पर्वत है, वहाँ से महानदी निकलती है, ठीक है। और सिहावा से निकलकर यह राजिम में पैरी, सोंडूर नदियों से मिलती है, और फिर कहाँ से? सिरपुर, शिवनारायण, संबलपुर, कटक होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो सिंपल चीज़ आप याद रखेंगे कि सिरपुर, शिवरी नारायण, संबलपुर, कटक, यह वो सिटीज़ हैं जो महानदी के किनारे पर बसे हुए हैं, राइट। अगर हम लंबाई की बात करें तो महानदी 900 किलोमीटर लंबी दूरी तय करती है, जब जाके वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है ना। इसकी और सहायक नदी हम देख सकते हैं, शिवनाथ, हसदेव, पहरी, सोंढूर, है ना, और जोंक हो गया एक, तेल, इब, मांड, शंख, ये सब क्या है? ये सब इसकी सहायक नदियां हैं जो प्रमुख रूप से इसमें आके मिलती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक और चीज़ आप समझेंगे महानदी से रिलेटेड, वो ये है कि महानदी जो है उस पर सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध बना हुआ है, जिसे हम जानते हैं हीराकुंड बांध। कहाँ पड़ता है बेटा? यह संबलपुर उड़ीसा में पड़ता है,
राइट, क्लियर। इससे अलग और भी बांध हैं, जैसे मंगरेल बांध, रोहतरी बांध, जो छत्तीसगढ़ में पड़ते हैं, राइट। क्लियर पॉइंट यहाँ तक, डन। तो ये थी थोड़ी ओवरऑल इन्फॉर्मेशन महानदी के बारे में, और थोड़ा डिटेल हम जा सकते हैं, जैसे कि इसका प्राचीन नाम महानंदा था, नीलोपोला था, चित्रोपला था। तो ये सब क्या है, ये सब इसके प्राचीन नाम है जो आप इसे याद रख सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई, जैसे कि जो एक सिरपुर था, एक प्लेस है सिरपुर, जो छत्तीसगढ़ की पहली राजधानी हुआ करती थी प्राचीन इतिहास में, वह भी महानदी के किनारे बसा हुआ है। जैसे कि हमने अभी जिक्र किया था कि महानदी सिरपुर, बताया ना अभी, सिरपुर, शिवनारायण, संबलपुर, कटक, इन सबसे होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, राइट। आई होप कि आपको ओवरऑल एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी चारों ही नदियों के बारे में, राइट। अगर आपको किसी को समझ नहीं आया तो आप वीडियो पॉज कीजिए, वापस से रिमाइंड कीजिए, तब दोबारा सुन सकते हैं सारे लेक्चर, ठीक है। फिर भी समझ में नहीं आया तो आप जाइए प्लेलिस्ट और ऐड ऑन कीजिए एनसीईआरटी वाला। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? ऑप्शन है हमारा 1905, 1920, 1915, 1910। बताइए राइट आंसर क्या है, राइट आंसर क्या है, बताइए सर। तो राइट आंसर हमारा बेटा बहुत ही सिंपल सा आंसर है हमारा 1915। तो क्या बेटा 1915 यहाँ पे राइट आंसर है। 1915 में भारत लौटे थे हमारे कौन जी, महात्मा गांधी जी। कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915। कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915। ठीक है, क्लियर पॉइंट आता, कोई दिक्कत परेशानी? चलिए बहुत अच्छे। दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, यह कहा जाता है कि गोपाल कृष्ण गोखले के रिक्वेस्ट पर यह भारत लौटे थे 1915 में, ठीक है। और इसी दिन हम 9 जनवरी को हम प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाते हैं, प्रवासी दिवस, प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं 9 जनवरी को, ठीक है। तो महात्मा गांधी के लौटने के बाद महात्मा गांधी ने जो प्रमुख रूप से आंदोलन शुरू किए थे, 1917 में 15 में आए थे, 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया, फिर 1918 में खिला सत्याग्रह किया, राइट। फिर उन्होंने क्या किया, असहयोग आंदोलन हो गया, सभी नवज्ञ आंदोलन हो गए, गोलमेज सम्मेलन की बातचीत हो गई, या फिर गांधी एर्बन पैक्ट हो गया, और फाइनली भारत छोड़ो आंदोलन। इन सब में गांधी जी के हमने प्रमुख और क्रिटिकल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल एक नेतृत्व की भाव के साथ हमने देखा, ठीक है। तो जो हम देख, इस बात से हम पता कर सकते हैं, मान सकते हैं कि गांधी जी का कितना इंपॉर्टेंट रोल था वापस आना, है ना। तो कुछ आलोचनाएं अपनी जगह होती है, बट जब हम आलोचना करते हैं तो योगदान को नहीं भूलना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, एलन ऑक्टोवियम ह्यूम, दादा भाई नौरोजी। थोड़ा राइट आंसर हमारा है व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट है। एलन ऑक्टोवियम ह्यूम तो इसके संस्थापक थे, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा है कौन, व्योमेश चंद्र बनर्जी। बेटा कहीं कहीं आपको WC बनर्जी भी दिख जाएगा, WC बनर्जी, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप याद रखेंगे WC बनर्जी क्यों है, व्योमेश चंद्र बनर्जी ही है, ठीक है, क्लियर। इनके बारे में लिख लीजिए कि यह ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे, ठीक है बेटा। ये पहले भारतीय थे, हालांकि ये हार गए थे, वो दूसरा पक्ष है, बट चुनाव लड़ने वाले पहले व्यक्ति थे, ठीक है, क्लियर पॉइंट। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किस भारतीय अभिनेत्री को यूनिसेफ मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो इसे हम, ये जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है, ये वाला क्वेश्चन, ये हम जब पेपर में आया था तब की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के करंट से इसका कोई संबंध नहीं है। तो उस समय पर बेटा किसको अपॉइंट किया गया था, तो उस समय पर अपॉइंट किया गया था प्रियंका चोपड़ा को। क्या बेटा, प्रियंका चोपड़ा इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी 4 यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर किसको अपॉइंट किया गया था, प्रियंका चोपड़ा को अपॉइंट किया गया था 2019 में यूनिसेफ के द्वारा मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए, ठीक है, क्लियर। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन था, क्योंकि आज की करंट से जुड़ा हुआ नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल नहीं लेने वाले हैं। 1772 से 1912 तक भारत की राजधानी कौन सा शहर था? कलकत्ता, दौलताबाद, दिल्ली, बॉम्बे। राइट आंसर हमारा है कोलकाता। कोलकाता को राजधानी क्यों बनाया गया था, कोई बताएगा मेरे को? आज जिस तरीके से हम देखते हैं कि आज महाराष्ट्र, मुंबई जिसे हम कहते हैं, वो भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में हम देखते हैं। जब भारत को गुलाम बना रहे थे ना अंग्रेज, तब जो स्थिति आज मुंबई को हम जिस स्थिति में देखते हैं, उस स्थिति में फलता फूलता जो कैपिटल था, जो हमारा सिटी था, स्टेट था, वो बंगाल हुआ करता था। तो वहीं से स्टार्ट किया था भारत को गुलाम बनाना,
वहीं के रिसोर्सेज का यूज करके पूरे भारत को गुलाम बनाया गया। इसीलिए उन्होंने उन सबसे ज़्यादा जो उपजाऊ क्षेत्र था वो बंगाल था, इसीलिए वहाँ की राजधानी उन्होंने अपनी राजधानी कलकत्ता बनाई। ठीक है, हालांकि 1911 में जब जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी आए भारत, राइट, तो उन्होंने राजधानी ट्रांसफर करी और राजधानी बनाई गई, दिल्ली को राजधानी बनाया गया, राइट। तो इस समय जब जॉर्ज पंचम आए थे तो 1772 कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी बना। सिंपल सी बात है, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, क्लियर। 1912 में और 1912 में से लेकर के हम बात करें 1947 तक कलकत्ता पूरे बंगाल की राजधानी था। लेकिन क्या हुआ था 1911 में जब जॉर्ज पंचम आए थे, उन्होंने उनके लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। जॉर्ज पंचम के सम्राट जो थे, जॉर्ज पंचम के सम्मान में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, राइट। और इसमें कहा गया था कि भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर किया जाए। ठीक है, क्लियर पॉइंट यहाँ तक, डन। तो 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। ठीक है, किसके सम्मान में बेटा, किसके सम्मान में? जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी। ठीक है, इनके सम्मान में। और इसमें इस दरबार में घोषणा हुई थी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली। साथ साथ बंगाल विभाजन को भी रद्द कर दिया था इस इवेंट के माध्यम से। थर्ड पॉइंट हमारा नेक्स्ट था, इसी इवेंट में सबसे पहले राष्ट्रगान गाया गया था। पहली बार राष्ट्रगान है ना भारत का, जन गण मन। ठीक है, और जब गाया गया था तो टाइम लिया गया था 52 सेकेंड। तो जो हम देखते हैं ना कि राष्ट्रगान को 52 सेकेंड में गाया जाना चाहिए, तो ये कोई ऑफिशियल लिखा हुआ नहीं है, बट जब पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था तो उस समय 52 सेकेंड का समय लिया गया था। तो परंपरा के आधार पर हम ये कहते हैं कि 52 सेकेंड में आइडियली राष्ट्रगान खत्म हो जाना चाहिए। तो यहीं से वो इवेंट यहाँ से लिया गया था, इस इवेंट के माध्यम से वो चीज़ सामने आई थी। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट। चलो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इनमें से किस बंदरगाह को न्यू मंगलौर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? मेर मुआगो बंदरगाह, पानपुर बंदरगाह, कांदला बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह न्यू मंगलौर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? राइट ऑप्शन हमारा है पानम्बुर बंदरगाह। क्या बेटा, राइट हमारा क्या है? पानम्बुर बंदरगाह हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे है। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। तो ये कहाँ स्थित है बेटा? ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर है? आप लिख सकते हैं कर्नाटक में है, ये भूलेंगे नहीं, कर्नाटक में पड़ता है ये वाला जो हमारा बंदरगाह है। ठीक है, क्लियर। वहीं बात करूँ, पहला हमारा तक यह जो बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में पड़ता है। मुरमुआ बंदरगाह जो हमारा ये कांडला है, ये कच्छ की खाड़ी में पड़ता है। कहाँ पड़ेगा बेटा? कच्छ की खाड़ी में। ठीक है, कच्छ की खाड़ी में पड़ता है। वहीं जो मोरमुगाओ ये है, ये गोवा में पड़ता है। कहाँ पड़ेगा ये गोवा में पड़ता है। ठीक है, तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पड़ता है बेटा, बताओ? तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है ये वाला बंदरगाह। ठीक है, क्लियर, डन। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? चलो बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया था? ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा। तो राइट आंसर हमारा है बेटा बुलंद दरवाजा। क्या राइट आंसर? बुलंद दरवाजा यहाँ पे राइट आंसर है। बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनाया गया था? बुलंद दरवाजा बनाया गया था अकबर के द्वारा। बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनाया गया था? किसके द्वारा बनाया गया था? अकबर के द्वारा बनाया गया था, अकबर द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, डन। तो बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। याद रखेंगे आप, कहाँ पर बेटा? फतेहपुर सीकरी।
ठीक है। इसे गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। कब बेटा? किसके लिए? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था, बनवाया गया था। राइट, क्लियर पॉइंट। फिर सुन लीजिए कि हमने बात की बुलंद दरवाजा एक ऐसी वास्तुकला है इन सभी में जो शाहजहां के द्वारा नहीं बनवाई गई थी, अकबर के द्वारा बनवाया गया था। बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। यह गुजरात पर अकबर की जीत का प्रतीक के रूप में से स्थापित किया गया था। ठीक है, क्लियर पॉइंट। इसके अलावा ये सब जो किसे बनाई गई, ये शाहजहां द्वारा बनवाई गई है। ठीक है, आगरा, लाल किला कहाँ पे है? दिल्ली, जामा मस्जिद दिल्ली। ठीक है, क्लियर पॉइंट। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आसियान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर। बताइए कौन सा यहाँ पे राइट ऑप्शन है? बताइए सर। राइट ऑप्शन हमारा है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के जकार्ता में आसियान का हेड ऑफिस है। ठीक है साहब, तो आसियान का हेड ऑफिस क्या है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में जकार्ता में इसका हेड ऑफिस है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं आसियान, ASEAN। ठीक है, तो आसियान कब स्थापित किया गया था बेटा? आसियान को कब स्थापित किया गया है? इसे स्थापित किया गया था 1967 में। तो डेट लिख सकते हैं, लिखना है तो 8 अगस्त, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, 1867 याद रख सकते हैं बस। ठीक है, ये बहुत रेयर है कि किस्मत ही खराब है तो ये आएगा डेट। ठीक है, तो 8 अगस्त 1967 में इसको स्थापित किया गया था। बैंकॉक में इसको स्थापित किया गया था। कहाँ पे स्थापित था? बैंकॉक में। बैंकॉक की राजधानी है थाईलैंड। ठीक है, तो लोकेशन क्या थी? बैंकॉक थाईलैंड में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, यह क्या है? यह जो दक्षिण पूर्व के जो देश हैं एशिया के, उनका एक संगठन है। ठीक है, वर्तमान में इसके कितने सदस्य बेटा? 10 स्थायी सदस्य हैं। 10 इसके स्थायी सदस्य हैं। ठीक है, क्लियर पॉइंट। स्थापक संस्थापक देशों में इसके अगर नाम लें, संस्थापक देश में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। ये इसके कौन कौन से देश हैं? संस्थापक देश हैं। तो कोई मुझे बताएगा कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, फिलीपींस मनीला, सिंगापुर सिंगापुर, थाईलैंड बैंकॉक। ठीक है, ब्रुनई बंदासेरी गावन, वियतनाम हनोई, लाओस वियतनाम, म्यांमार नेपिडो, कंबोडिया नेमपने। तो बेटा जो भी स्टेट, जो राज्य, देश न्यूज में आता है, तो मैं आई रिक्वेस्ट कि उसको आप सही तरीके से पढ़ लीजिए, जो भी देश न्यूज में रहेगा। ठीक है, तो वो जो क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं वो, कि राजधानी बताइए, कैपिटल बताइए, प्राइम मिनिस्टर कौन है, अभी चुनाव हुआ तो चेंज हुआ है। इन चीज़ों को आप याद रखिए करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्लियर है पैटर्न। तो जब हम आसियान की बात कर रहे हैं तो आसियान की कुछ पहल है, इनिशिएटिव्स हैं जिसके माध्यम से वो काम करता है। जैसे कि एक सबसे इंपॉर्टेंट है आफ्टा। आफ्टा यानी कि एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि आसियान के साथ आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, उसे बोलेंगे आफ्टा। इसका उद्देश्य है कि जो ट्रेड में जो भी बाधाएं आती हैं उन्हें कम करने के लिए एक इनिशिएटिव चला रखा है आफ्टा। ठीक है, इसी तरीके से सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने चला रखा है ARF, आसियान रीजनल फोरम। ठीक है, आसियान +3 बोला जाता है, जहां पर चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ इनका स्पेशल क्या है? सहयोग है, कॉपरेशन है। ठीक है, इनका एक और इनिशिएटिव है ईस्ट इंडिया सबमिट। यहाँ भारत इसका पार्ट है। भारत हो गया, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, अन्य देश के जो स्ट्रेटेजिक होती है ना कन्वर्सेशन, उनके जो रणनीतिक संवाद है उसका हिस्सा है। ठीक है, तो भारत जो इसका रणनीतिक संवाद है, भारत 1992 से इसका हिस्सा है। ठीक है, 1992 से रणनीतिक संवाद का हिस्सा है भारत। उसकी एक पहल है, क्या? रणनीतिक संवाद के लिए भारत उसका एक हिस्सा है। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट डन है। चलो जी, डन है तो अच्छी बात है, बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य ओएटम लोक नृत्य से जुड़ा हुआ है? ओएटम किस स्टेट का नृत्य है? ऑप्शन हमारा है, बताइए। ऑप्शन हमारा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर क्या है बेटा? राइट आंसर हमारा है तमिलनाडु। ठीक है, तो ओएटम किससे जुड़ा है? तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है।
ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है, हाँ तो क्लियर है, डन है। चलिए तो मुझे बताइए तमिलनाडु को तो हो गई है, केरल का क्या है, केरल का क्या डांस है, केरल का है बेटा, केरल कथकली, कथकली किसका है, कथकली केरल का है, ठीक है। और एक और नाम लिख सकते हैं मोहिनी अट्टम, एक और नाम लिख सकते हैं मोहिनी अट्टम, ये किसके हैं, ये दोनों दोनों नृत्य केरल से जुड़े हुए हैं, ठीक है, क्लियर, डन। इसी तरीके से हम बात करें कर्नाटक का क्या है, ढोलू, ढोलू, कोनीता, यक्षगान, सब किसका है, कर्नाटक का है, ठीक है। आंध्र प्रदेश का क्या है, कच्चीपुड़ी, बुर्रा कथा, ये सब आंध्र प्रदेश के हैं। तो ये तो हो गए 4, लेकिन इससे अलग भी अलग अलग राज्यों के अलग अलग फॉर्म हैं। जैसे उड़ीसा की बात करें तो ओडिसी हो गया, महाराष्ट्र का लावनी, कोली, गुजरात का गरबा डांडिया वाला हो गया, है ना। राजस्थान में घूमर होता है, घूम जो करते हैं। पंजाब में सभी को पता है भांगड़ा होता है, राइट। हरियाणा में झमर होता है। उत्तर प्रदेश की ज़्यादातर फेमस है नौटंकी और रासलीला वगैरह सब, ठीक। तो अलग अलग स्टेट के बहुत सारे फॉर्म हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। आई होप कि आप सब एक जगह नहीं समराइज करिए, दीवार पर लगाइए और सुबह शाम इनकी खुराक लीजिए, तब ये याद रहेंगे, तभी आप भूल जाओगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो हम कवर कर चुके हैं, आप सभी को पता है। चलिए नेक्स्ट, ये भी कवर हो गया, दो कैसे आगे क्वेश्चन जी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान और प्रक्रिया को संशोधित करने के लिए संसद की शक्ति के बारे में बताता है, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 369, अनुच्छेद 371 या फिर अनुच्छेद 371A। निम्नलिखित बताइए कौन सा कथन यहाँ पे सही है, कौन सा विकल्प यहाँ पे सही है। तो बेटा राइट आंसर हमारा है सिंपल सा अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 यह बताता है कि संविधान संशोधन का प्रोसेस क्या है। तो संविधान संशोधन के प्रोसेस से रिलेटेड जो आर्टिकल है वह है अनुच्छेद 368, सिंपल। यानी कि भारत संविधान का वह प्रावधान जो संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार देता है, शक्तियां देता है, वह है हमारा अनुच्छेद 368। यह संविधान के भाग 22 में पड़ता है। बेटा कहाँ पड़ता है, यह संविधान के भाग 22 में है। कहाँ पे है, भाग 22 में है। सिंपल सी बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंपल सी बात है, ठीक है, क्लियर। जब हम बात करें संसद की जो शक्ति है, अनुच्छेद 368 की यह संविधान से प्राप्त शक्ति है। जब संविधान से कोई शक्ति प्राप्त होती है उसे बोलते हैं संविधायी शक्ति, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, ठीक है। वर्ड क्लियर है, जिसका मतलब होता है कि सिंपल सा कि संविधान के किसी भी प्रावधान को जोड़ सकती है संसद, बदल सकती है या फिर निरस्त कर सकती है, सिंपल, ठीक है, क्लियर क्लियर। संविधान संशोधन का मतलब सिंपल सा है कि संविधान के किसी भी प्रावधान को संसद जोड़ सकती है, बदल सकती है या फिर उसे खत्म कर सकती है, निरस्त कर सकती है। बात करते हैं कि जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में जो विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ध्यान रखिए मैंने बोला है संसद के किसी भी सदन में, मैंने राज्य विधानमंडल यहाँ पे नहीं बोला है। तो आप याद रखेंगे कि संसद का सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में इसे पेश किया जा सकता है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, इसे सरकारी सदस्य ला सकता है, सरकारी सदस्य ला सकता है, निजी सदस्य द्वारा इसे नहीं लाया जाएगा, सरकारी सदस्य द्वारा लाया जाएगा, ठीक है। निजी सदस्य यहाँ पे नहीं ला सकता, निजी सदस्य को यह अधिकार नहीं है, ठीक है। तो दोबारा सुन लीजिए कि यह सरकारी विधेयक होता है, इसलिए इसे सरकार के सदस्य यानी कि संसद का सदस्य ला सकता है, लेकिन निजी सदस्य इसको नहीं ला सकता है, सिंपल। अब बात करें मतदान को लेकर, सपोज करो ये लोकसभा में आ गया, लेकिन किस विधेयक किस बहुमत से पास होगा, तो यह कुल संख्या का बहुमत से पास होगा, जिसको हम बोलते हैं 2/3 बहुमत। 2/3 बहुमत से आप क्या समझते हैं कि उपस्थित और मतदान करने वाले दोनों में का 2/3 बहुमत होना चाहिए, ठीक है। दोनों ही सदनों से इसी बहुमत से पास होगा और दोनों सदनों से पास होने के बाद यह राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है, क्लियर पॉइंट, क्लियर। दोबारा सुन लीजिए, मैंने क्या बोला है कि राज्य की विधानसभाओं में इससे संबंधित कोई भी प्रावधान नहीं है, ठीक है, क्लियर। यानी कि राज्य विधानसभा संसद विधेयक पास करने में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती है। हालांकि अगर कोई संशोधन ढांचे को प्रभावित कर रहा है, जो संघवाद को है, जिसमें राज्य इन्वॉल्व है, तो जो विधेयक है वह राज्य विधानमंडल के पास भेजा जाता है, ठीक है, और वह कम से कम आधे विधानसभा उसे पास करते तो वह पास माना जाता है। तो यह एक अलग सा क्राइटेरिया है, ठीक है, वो कुछ केसेस में अप्लाई होता है, ठीक, क्लियर। तो फिर एक क्वेश्चन निकल के आया था कि क्या संसद संप्रभु है, क्या संसद संविधान के किसी भी पार्ट को चेंज कर सकती है, बदल सकती है या फिर निरस्त कर सकती है। फिर एक केस निकल के आया, केस भारतीय केस, जहां भारत के संविधान में मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट बना।
किसके द्वारा दिया गया? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन लाई गई, जिसमें कहा गया कि संविधान के मूल ढांचे को संसद नहीं बदल सकती। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने यह मूल ढांचा क्या होगा इसका विस्तार समय समय पर अपने निर्णयों के माध्यम से बताया। केशव भारती में वाले केस में पूरा बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का क्या होगा यह नहीं बताया गया। ठीक है, समय के साथ जैसे जैसे डिसीजन आते गए वैसे वैसे सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि यह संविधान का मूल ढांचा है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। यानी कि जो बॉल संविधान संशोधन की बॉल थी अब वह सर्वोच्च न्यायालय के पाले में रहती है। सर्वोच्च न्यायालय जिसको लगता है नहीं बदलना चाहिए उसे बोलते हैं कि यह मूल संविधान का हिस्सा है, मूल ढांचे का हिस्सा है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि संविधान संशोधन का न्यायिक पुनर्विलोकन संभव है, यानी कि न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। यानी कि संसद कोई संशोधन करती है और पीआईएल जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय उस पीआईएल के माध्यम से या फिर खुद से सुमोटो लेकर भी क्या कर सकता है? न्यायिक समीक्षा, उसकी जांच कर सकता है, न्यायिक जांच कर सकता है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। यानी कि हम सिंपल सी बात ये कह सकते हैं कि संसद की संशोधन शक्ति असीमित नहीं है, वो क्या है? सीमित है। संविधान सीमाओं के अंदर है, संविधान सीमा के दायरे में है। दायरे में कौन लाता है? दायरे में लाता है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, क्लियर पॉइंट, डन। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हमारा था कि भाई अनुच्छेद 369 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 369 सिंपल सा है, एक अस्थायी शक्ति थी जो संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद तक के लिए लागू की गई थी। अब यह एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि संविधान लागू होने के 5 वर्षों बाद ही लाया था। और यह तीनों बेटा भाग किस में पढ़ते हैं बताइए? यह तीनों अनुच्छेद संविधान के भाग 21 में आते हैं। किस में आते हैं बेटा? यह भाग 21 में आएंगे, आप याद रखेंगे, यह भाग 21 में आते हैं और संविधान संशोधन भाग 22 में आता है। ठीक है, तो 371 एक बार समझते हैं कि 371 क्या है, 370 क्या है। तो उससे पहले हमने 369 की बात की कि यह संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद तक लागू होने के लिए था और यह अस्थायी रूप से था। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब बात करते हैं अनुच्छेद 371 को लेकर। तो सिंपल सी बात याद रखेंगे, अनुच्छेद 371 के अंतर्गत बहुत सारे सब आर्टिकल्स हैं, 371 A B C D F G H I J तक। ठीक है, जो क्या है, विभिन्न राज्यों को स्पेशल क्राइटेरिया, स्पेशल स्टेटस, स्पेशल फायदे पहुंचाता है। ठीक है, क्लियर पॉइंट, और उन्हें संविधान संरक्षण प्रदान करता है। राइट, तो जब हम बात करें 371A, 371 महाराष्ट्र गुजरात के लिए बनता है, 371 महाराष्ट्र गुजरात के लिए बनता है। इसके बाद आता है ए, एक मिनट देना, एक मिनट दो भाई। तो ये हमारा है 371। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्या है 371 की हमने बात की। अब हम बात करें 371A। ए में क्या है? नागालैंड से संबंधित है। ऐसे बेटा हर स्टेट से संबंधित कुछ ना कुछ है। ठीक है, तो इसमें असम भी है, 371 भी असम से रिलेटेड है। मणिपुर है 71 सी, आंध्र प्रदेश है डी, है ना। तो आपसे मैं फिर से बोलूंगा कि 371 से लेकर 371 से लेकर के 371 जे तक की आप लिस्ट बनाएंगे और उन्हें एक साथ एक पेज पर समराइज करेंगे और फिर से याद करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भिन्न है। ठीक है, तो 371 से 371 ए दे देगा और एक कुछ ऐसा आर्टिकल डाल देगा। तो ये सब क्या है? ये स्पेशल स्टेटस है और एक ही पार्ट में एग्जिस्ट करते हैं। राइट, तो एक ही पार्ट में एग्जिस्ट करते हैं, वो अलग पार्ट का रहेगा, तो आप वहां से छांटना आपको पड़ेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है। राइट, क्लियर पॉइंट है। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट, चलो जी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन अपने पद से इस्तीफा देने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे? पहले प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो ऑप्शन हमारे मोरारजी देसाई, वीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, आई.के. गुजराल। तो बेटा राइट ऑप्शन हमारा है मोरारजी देसाई। कौन है? मोरारजी देसाई जी हैं जिन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया। ठीक है, क्लियर पॉइंट है। राइट, तो मोरारजी देसाई पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने 1977 से 1979 के बीच ये चौथे प्रधानमंत्री थे, फोर्थ प्राइम मिनिस्टर थे, फोर्थ पीएम थे। ठीक है बेटा, और 1977 से 1977 से 1979 तक इनका कार्यकाल था। ठीक है, क्लियर पॉइंट। इनके बारे में एक और चीज सुन लीजिए कि यह इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में। ठीक है, तो वित्त मंत्री, उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। ठीक है, इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए कि यह पहले गैर कांग्रेसी पीएम थे, पहले
गैर कांग्रेसी पीएम, यह पहले गैर कांग्रेसी पीएम थे। ठीक है, और लिख लीजिए इन्हें भारत रत्न भी दिया गया है, इन्हें भारत रत्न भी दिया गया है। ठीक है, तो भारत रत्न से सम्मानित हो चुके हैं, भारत रत्न सॉरी। ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित, भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, क्लियर पॉइंट है, डन। ठीक है, आते नेक्स्ट, बीपी सिंह कौन से थे बेटा? ये 7th प्राइम मिनिस्टर थे। अटल बिहारी वाजपेयी 10वें थे, और इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में 3 कार्यकाल तक काम किया है। ठीक है, 10 थे, 3 बार ये प्रधानमंत्री बन चुके हैं। और आई के गुजराल 12th थे, आई के गुजराल 12th प्रधानमंत्री थे। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है। चलिए आगे आते हैं। 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन थे निम्नलिखित में से? कौन थे बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन से थे? केशव चंद्र सेन थे। ठीक है, तो 1870 में इन्होंने स्थापित किया था भारतीय सुधार संघ। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पे डेट लिखी हुई है, डेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, 1856 में इन्होंने एक और संस्था स्थापित की थी। 1856 में एक संस्था स्थापित की थी इन्होंने, बताइए कौन सी थी? ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज को स्थापना की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की थी 1856 ईस्वी में। ठीक है, क्लियर पॉइंट, डन। चलिए एक और फैक्ट लिखेंगे इनके बारे में। 1855 ईस्वी में इन्होंने ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। 1855 में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है साहब, आप याद रखेंगे चीजें, डन, सेट। चलिए, ओहो सॉरी।